सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज लेकर हाजिर हैं हम। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका को लेकर बहस और चर्चा को बताया जरूरी। कहा दोनों के बगैर लोकतंत्र है बेमानी। सरकार और न्यायपालिका के बीच समस्या से किया इनकार। अमेरिका सहित दुनिया भर के विकसित देशों में बढ़ती महंगाई के चलते मंदी के संकेत। अमेरिका में आईटी क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई। भारतीय मूल के आईटी पेशेवरों को सर्वाधिक नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ आज करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री आवास पर होगा कार्यक्रम। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी होंगी चर्चा में शामिल। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, आपात कर्ज गारंटी से 14.6 लाख छोटे उद्योग और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका बची। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से 14 लाख से ज्यादा एमएसएमई नहीं हुए एनपीए। और भारत न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज इंदौर में। भारत में न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ किया तो वनडे रैंकिंग में बन जाएगा सिरमौर। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ आज ये भी बातचीत करेंगे और संबंधित श्रेणियों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई देंगे। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा, बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे उद्यम साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने की पहल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया, जैसा कि हमने आपको बताया। और उसमें अब आज उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। एक नई ऑनलाइन याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद वृत्तचित्र श्रृंखला को लेकर ब्रिटेन में सार्वजनिक प्रसारक के रूप में बीबीसी द्वारा अपने कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन किए जाने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। change.org पर प्रधानमंत्री मोदी संबंधी वृत्तचित्र को लेकर बीबीसी से एक स्वतंत्र जांच के आह्वान के साथ संपादकीय निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पूरा करने में विफल रहने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की कड़ी निंदा की गई है। याचिका के ऑनलाइन होने के बाद से इस याचिका के समर्थन में 2500 से अधिक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। याचिका में इंडिया द मोदी क्वेश्चन वृत्तचित्र के जरिए अपने दर्शकों को जानबूझकर गलत जानकारी देने वाली दुष्प्रचार पत्रकारिता का हिस्सा बताते हुए बीबीसी की आलोचना की गई।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज से भारत यात्रा पर हैं। 26 जनवरी को वो नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अल सीसी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मीडिया के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और यह महाभारत हो रही है, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लोकतंत्र में बहस या चर्चा नहीं होगी तो यह कैसा लोकतंत्र होगा। रिजिजू ने सोमवार को 30 हजारी अदालत परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि चूंकि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और न्याय देने के तरीके से उनका आकलन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अगर लोकतंत्र को फलना फूलना है तो एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में हुआ परमाणु परीक्षण केवल परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की परीक्षा भी था, जिसमें से दोनों खरे उतरे। विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु परीक्षण के बाद घटित घटनाक्रम को सघन कूटनीति के रूप में देखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप 2 वर्षों में ही भारत तमाम प्रतिबंधों को धता बताते हुए मुख्यधारा में आ सका। तृतीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान के दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। In the manner in which he transformed the relationship with the United States in the post-Cold War environment, recognizing really how much more important and consequential that relationship had become for Indian national interest. The manner in which he imparted continuity and stability to our ties with Russia, really one looks at that period, starting from the time when he was foreign minister till his prime ministership and beyond, that at a time when so many important relationships in the world were changing, there was a very unique steadiness about the India-Russia relationship, and I think a lot of it had to do with the personal understanding and the efforts which were made by Prime Minister Vajpayee. विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में पिछली समिति द्वारा एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उठाए गए 6 सवालों को लेकर राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न हितधारकों से नए विचार मांगे हैं। 21वें विधि आयोग की एक साथ चुनाव कराने पर मसौदा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए 22वें आयोग ने कहा कि उसने 21वें विधि आयोग द्वारा अपनी मसौदा रिपोर्ट पर रखे गए 6 सवालों पर हितधारकों की फिर से राय लेने का फैसला किया है। विधि आयोग ने पूछा, क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश की संघीय राजनीति के साथ खिलवाड़ है? आयोग ने यह भी जानना चाहा कि क्या राजनीतिक दलों या उनके निर्वाचित सदस्यों के बीच आम सहमति से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की ऐसी नियुक्ति या चयन के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, और यदि हां तो किस हद तक? आम आदमी पार्टी ने केंद्र के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद बिक्री का वैध बनाने की एक चाल है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण यानी कि पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है तथा प्राथमिक कारण बाल विवाह बताया जा रहा है। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि राज्य में औसतन 31% शादियां निषिद्ध उम्र में होती है, यानी कि जिन उम्र में शादी करने की मनाही है उस उम्र में। पुलिस को राज्य भर में
बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और यह ग्राम पंचायत सचिव का कर्तव्य होगा कि वो अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, नजर डालेंगे आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। तुरंत लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। What does India want from the union budget? How will it respond to sectoral expectations? What are the options for the finance minister? Watch Budget. Roadmap for growth. Only on Sunset TV. नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। 75 वर्ष हो गए हैं हमको आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए। सबको पता है अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, परंतु क्या हमें पता है अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल्स ड्यूटीज? ऐ मेरे दोस्तों, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं के महत्व को अगर हम सब समझें और उसका संवर्धन और पोषण करें तो आज ही अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करें। नमस्कार। What is direct tax? These taxes where the burden falls on the person on whom it is levied. These are largely taxes on income or wealth, income tax on corporates and individuals, and securities transaction tax are direct taxes. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कोटा संभाग को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिए आज से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पशुपालन मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी समारोह में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में दोपहर 2:15 पर परीक्षा पर चर्चा 2023 के आगामी संस्करण पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में हाल में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बाद सदन की दूसरी बैठक आज होगी। दिल्ली में महापौर और उपमहापौर को चुना जाएगा। आज होने वाली बैठक में निर्वाचित पार्षद सबसे पहले शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोश्यारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। कोश्यारी ने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पद पर रहने या न रहने को लेकर अपनी राय भी मांगी थी।
केरल सरकार से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 248 कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पिछले साल सितंबर में पीएफआई द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में यह वसूली कार्रवाई की गई। केरल सरकार ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने वसूली में देरी होने पर नाराजगी जताई थी। गोरखपुर स्थित वायुसेना स्टेशन 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में आज भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से नो योर फोर्सेस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6,800 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं से पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी, पडरिया कला, पटना, तमौली, जस्सो, नागौद और सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होगा। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजों सोमवार को घोषित किया जाएगा, जिनमें से 183 पार्षद पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 143 वार्डों में कांग्रेस विजय हुई है। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में से भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 8 निकायों में बहुमत हासिल किया है। ये नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का सोमवार को निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर मैसूर रेल संग्रहालय ने लड़कियों के लिए आज के दिन निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। और टॉप 10 हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबरों पर। मालदीव साल 2028-29 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में नई दिल्ली के मजबूत और प्रभावी अगुवाई को देखते हुए मालदीव ने यह फैसला किया है। भारत ने पिछले महीने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में यह घोषणा की थी। अमेरिका के स्कूल में फिर से गोलीबारी का मामला सामने आया है। अयोवा के डेस माइनेस में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 छात्रों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक घायल हो गए। पुलिस ने कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गोलीबारी की घटना डेस मोइनेस अयोवा चार्टर स्कूल में हुई। गोलीबारी में घायल हुए छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसमें से कुछ छात्रों ने दम तोड़ दिया। घटना में 3 लोग घायल हुए थे। हालांकि अभी तक मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने गोली मारने वाले आरोपियों के नाम जारी नहीं किए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 45 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आदेश पर सामूहिक रूप से नेशनल असेंबली से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। खान की पार्टी के कम से कम 123 सांसदों ने पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत के जरिए सत्ता से हटाए जाने के तुरंत बाद पद छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पिछली जुलाई में उनमें से केवल 11 के इस्तीफे स्वीकार किए थे और कहा था कि शेष सांसदों को सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। एक अप्रत्याशित कदम के तहत स्पीकर ने पिछले सप्ताह 69 और इस्तीफे स्वीकार कर लिए, जिससे खान की पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन के साथ बातचीत करना चाहता था, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने कीव को ऐसा करने के खिलाफ सलाह दी। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर आए लावरोव की यह टिप्पणी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले साल की गई टिप्पणी जैसी ही है। पुतिन ने कहा था कि रूस बात करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने ऐसा नहीं होने दिया। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने कहा कि रूस युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने को लेकर गंभीर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को फरवरी में 1 साल पूरा हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़ी कंपनियों को एमएसएमई को सहारा देने और उसे आपूर्ति श्रृंखला के माहौल में ढालने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को उनसे संबद्ध एमएसएमई को संभालने के लिए संवेदनशील बनना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित B20 इंडिया की शुरुआती बैठक के चौथे पूर्ण अधिवेशन में उन्होंने कहा, हमें भी छोटी कंपनियों का संचालन आसान करने, गैर जरूरी कागजी कार्यवाही को खत्म करने के लिए प्रयास करना होगा। गुजरात भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जिन 15 कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, उनमें यह B20 की पहली बैठक है। 250 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों समेत लगभग 600 व्यापार प्रमुख इस बैठक में भाग ले रहे हैं। We focus efforts to have inclusive growth for every section of society without discrimination, reaching the remotest corners of India, right up to the tribal and indigenous population benefiting from economic prosperity, and the international outlook that Prime Minister Modi has brought to the table. So the 4 I's: massive investment on infrastructure, focus on high levels of integrity, inclusive development, and international outlook. कोरोना के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कारण 14.6 लाख एमएसएमई बर्बाद होने से बच गई, यानी कि वो घाटे में जाने से बच गई। अगर ये योजना नहीं होती तो ये कंपनियां डूब जाती या बुरे फंसे कर्ज यानी एनपीए में चली जाती। इससे 1.65 करोड़ परिवार बेरोजगार हो सकते थे। इस पूरी योजना से लगभग 6.6 करोड़ लोगों की आजीविका बच गई। एसबीआई की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 30 सितंबर 2022 तक इस योजना के तहत कुल 2.82 लाख करोड़ कर्ज दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 2.2 लाख करोड़ रुपए के खाते इसी दौरान इस योजना के कारण सुधर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि इस उद्योग का 12% कर्ज एनपीए में जाने से बचा है। 2020 में सरकार ने एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल शुरू किया, जहां पंजीकरण के फायदे मिलते हैं। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि एमएसएमई इकाइयां 250 करोड़ के टर्नओवर की सीमा को पार करने वाली कई इकाइयों के साथ बड़ी होती जा रही हैं। फिलहाल चीन में 14 करोड़ छोटे उद्योग और भारत में 6.4 करोड़ एमएसएमई कंपनियां हैं। और व्यापार जगत की खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में वो तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम सीरीज का यह आखिरी मैच जीतकर दौरे पर अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। और इसी के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 24 जनवरी की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।
24 जनवरी साल 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साल 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया। राष्ट्रगान के गाने की समय अवधि 52 सेकेंड रखी गई है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने गाया। 24 जनवरी साल 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा। साल 2000 में पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड को राज्य से अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त किया। साल 2018 से पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में संस्कृति, इतिहास, परंपरा, शिल्प, कौशल और प्रदेश की अन्य विविधताओं का प्रदर्शन किया जाता है। 24 जनवरी साल 1966 को होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से साल 1944 में नाभिकीय ऊर्जा का अनुसंधान आरंभ किया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने साल 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की।